गुड मॉर्निंग। हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को अब कंटिन्यू करेंगे और कल हमने ये देख लिया था कि हाइब्रिडोमा का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपके सिलेबस के लिहाज से देखें तो कल हमने ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म कर लिया है, बिकॉज व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आप समझ गए। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है उसका एक जो मुख्य उद्देश्य ये होता है वो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण करना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये भी कल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और मुझे लगता है कि अब उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम ये देखेंगे कि इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं, एक क्लोनी प्रतिरक्षी जो बनाए जाते हैं, उसके अनुप्रयोग क्या है चिकित्सीय विज्ञान में या फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, किसी भी रोग के निदान में किस प्रकार से वो सहायक होते हैं। मान लीजिए कि किसी एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर में सेट कर दिया कि भाई आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या एक क्लोनिक प्रतिरक्षी पर अपना एक टिप्पणी लिखिए या उस पर एक निबंध लिखिए। तो उसके लिए जो मटेरियल है वो कल के लेक्चर में नहीं था, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा कंसंट्रेशन है क्या, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एक क्लोनी प्रतिरक्षी का अनुप्रयोग और उसका उपयोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्लाइड तो हम कल भी आपसे डिस्कस कर चुके थे और बेसिकली दिस इज द समरी पाथवे ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि इसमें एक लिया जाता है कैंसरस माइलोमा सेल, ठीक है, एक लिया जाता है माइलोमा सेल और दूसरा लिया जाता है एक किसी खास क्लोन वाला, एक विशिष्ट क्लोन वाला प्राइम्ड बी सेल, मतलब एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट इसमें लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें HGPRT नाम का एंजाइम पाया जाता है, काम करता है, जबकि जो माइलोमा सेल है उसमें HGPRT एंजाइम काम नहीं करता। अब आमतौर पे देखा जाए तो ये माइलोमा सेल इमॉर्टल हैं, अमर हैं, ये अनंत काल तक किसी भी कोशिका के संवर्धन माध्यम में, सेल कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए हम जो सिलेक्शन मेथड यूज करते हैं वो हेड सिलेक्शन होता है। हेड सिलेक्शन मैंने आपको कल बताया था कि इसमें होता है एमिनोप्टेरिन। अब होता क्या है कि कोई भी सेल किसी संवर्धन माध्यम में जब ग्रो करती है, डिवाइड करेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोशिका विभाजन के लिए आपको पता है कि DNA का रेप्लिकेशन होना आवश्यक है, DNA का प्रतिलिपिकरण होना आवश्यक है। उसके बगैर कोशिकाओं का विभाजन नहीं हो सकता, कोशिकाएं वृद्धि नहीं कर सकती माध्यम में। तब DNA जब रेप्लिकेशन करेगा तो इसका मतलब है कि उसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अगर DNA की एक लड़ी बननी है तो उसको रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए ना, मतलब क्या कहते हैं, डाइडिऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइडिऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइडिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, डाइडिऑक्सी साइटोसिटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल लगते हैं। इनके बिना आप DNA की लड़ी का निर्माण नहीं कर सकते। अगर ये नहीं हो सका होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल ग्रो नहीं करेगा। अब DNA रेप्लिकेशन के लिए कल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि दो पाथवे होते हैं। एक तो नॉर्मल पाथवे होता है, एक सामान्य परिपथ होता है जो नॉर्मली हर कोशिका में काम करता है, वही पाथवे होता है। जैसे घर में आने जाने के लिए एक सामान्य दरवाजा होता है, एक गेट होता है, मेन एंट्री होती है। लेकिन क्या होता है कि चूंकि इसमें हेड मीडियम में एमिनोप्टेरिन डला हुआ है, तो एमिनोप्टेरिन की वजह से क्या होता है कि वो जो डिनोवो पाथवे था, सामान्य पाथवे, ब्लॉक हो जाता है। किसके लिए, किसी भी प्रकार की कोशिका के लिए, चाहे वो बी सेल हो या माइलोमा सेल हो, दोनों में कोई भी कोशिका उस पाथवे से, उन कोशिकाओं में न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण नहीं होगा, DNA का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा।
फिर क्या होता है, जैसे घर में बड़े गेट के साथ एक छोटा गेट होता है या एक पीछे का दरवाजा होता है, तो एक इमरजेंसी के लिए, फॉर इमरजेंसी से एक नेचर ने ऐसा डिवाइस किया है तरीका कि अगर डिनोवो पाथवे किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो एक सेल्वेज पाथवे होता है। सेल्वेज मतलब किसी चीज को मुक्ति देना, किसी चीज को इमरजेंसी के कंडीशन में उसको जो है क्या कहते हैं, उबारना, उसको कहते हैं सेल्वेशन, विमुक्ति। तो वो जो सेल्वेशन पाथवे है उसमें क्या होता है, दो तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें हाइपोजेंथिन की आवश्यकता पड़ेगी, थायमिडीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ दो एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, HGPRT और थायमिडीन काइनेज। अब आप ध्यान दीजिए कि जो माइलोमा सेल है, क्योंकि इसमें HGPRT है नहीं, जब HGPRT नहीं है तो क्या हुआ, इसके लिए तो सेल्वेशन पाथवे भी ब्लॉक हो गया। मतलब ये माइलोमा सेल अगर अकेली रहेगी या मान लीजिए माइलोमा सेल भी फ्यूज कर जाती है, तो उस कंडीशन में ये माध्यम में वृद्धि नहीं कर सकेगी, जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ ये कोशिकाएं हैं, इसमें HGPRT है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोवो से तो नहीं लेकिन साल्वेशन पाथवे से अपना न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और रेप्लिकेट कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, इस पर एक हेफ्लिक्स फेनोमेना लागू होता है, जिसके कारण 30, 40, 50 जनरेशन के बाद ये कोशिकाएं जो है ना, ये कल्चर माध्यम में ग्रो करना बंद कर देती हैं, समाप्त होने लगती हैं। ये तभी तक लंबे समय तक जिंदा रहेंगी जब इसका और इसका हाइब्रिड बन जाए। अब मान लीजिए कि एक माइलोमा सेल और प्राइम बी सेल का हाइब्रिड बन गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस हाइब्रिड में HGPRT एंजाइम होगा और दूसरी तरफ माइलोमा सेल की इमॉर्टेलिटी होगी। दोनों चीजें होगी जिसकी वजह से ये लगातार माध्यम में ग्रो करेगा, और माध्यम में ग्रो करने के बाद जो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, वो प्लाज्मा सेल बनाती हैं जो तेजी से एंटीबॉडी का स्राव करती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, ये हाइब्रिडोमा टेक्निक काम करती है। कल हमने आप काफी विस्तार से चर्चा की। उसके बाद इसको आप कल्चर माध्यम में डाल दिए, या फिर थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं कि हम उसमें से एक्टिवेटेड बी सेल लेकर के ना और माउस के पेरिटोनियम में डाल दें, तो उसमें क्या होता है, बड़ी तेजी से ये ग्रो करते हैं, उसमें ज्यादा अपने को हार्वेस्ट मिलता है, और फिर वहां से वो एसाइटिस फ्लूइड कहलाता है, जहां से ये करेक्ट किया जाता है। लेकिन चूहों के लिए बड़ा पेनफुल होता है भाई। ये दोनों मेथड से लगातार बड़े पैमाने पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाए जा सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये किसी एक विशिष्ट क्लोन वाले बी लिम्फोसाइट से इनका निर्माण होता है। इसलिए सारे जितने एंटीबॉडी हैं सारे बिल्कुल मिरर कॉपी होते हैं एक दूसरे की, बिल्कुल हर तरह से समान होते हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो संरचनात्मक रूप से एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसी ग्रुप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, मान लीजिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर एंटीजन के विरुद्ध अगर एंटीबॉडी है तो सारे के सारे बिल्कुल समान होंगे, क्योंकि ये एक ही क्लोन से बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को थोड़ा शॉर्ट में मैप भी बोलते हैं, और MAB कहीं लिखा हो दवा के अंत में, तो सोचिए दवा जो है ना, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये शरीर में प्रोटीन या किसी भी बॉडी फ्लूइड, किसी सैंपल में प्रोटीन मेजर करने के काम में आता है। सीरम में ड्रग लेवल क्या है वो मेजर करने के काम में आता है। टिश्यू टाइपिंग होती है, जैसे एक पेशेंट का ऑर्गन अगर किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो दोनों के पहले ब्लड ग्रुप मैच कराए जाते हैं, फिर टिश्यू टाइपिंग होती है, हम अगले क्लास में शायद पढ़ेंगे। एक HLA प्रोटीन होता है, उनमें कितना डिफरेंस है जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, जो दाता है और जो ग्राही है। अगर इसमें ज्यादा डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, जो डोनर का जो ऑर्गन है वो ग्राही के शरीर में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका इम्यून सिस्टम उसको समाप्त कर देगा, कंपैटिबिलिटी नहीं होने की वजह से। तो उसमें टिश्यू टाइपिंग कहलाता है। ये दूसरा ब्लड टाइपिंग, ब्लड ग्रुप जो हम जानते हैं कि सबका ब्लड ग्रुप AB या B या A होता है, या फिर वो पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये सारा टाइपिंग भी, जो जितने ब्लड टाइप करने वाले जो एंटी सेरा आते हैं वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। वो अलग अलग तरह के इन्फेक्शन, जैसे HIV की पहचान करनी हो, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं उनकी पहचान करने में काम आते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कैंसर है, ब्लड कैंसर पर्टिकुलरली है, उनमें जो कुछ क्या कहते हैं, स्ट्रेंज टाइप के अलग प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उस कोशिकाओं के ऊपर,
उसका आइडेंटिफाई करके ये पहचान सकते हैं किस प्रकार का ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है। वो ट्यूमर का मेटास्टेसिस देख सकते हैं कि मान लीजिए कैंसर में क्या हुआ, ट्यूमर शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, वो ट्यूमर कहाँ कहाँ गया है ये आइडेंटिफाई होता है। अलग तरह के हार्मोन प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद प्यूरिफिकेशन होता है, किसी भी एंटीजन का प्यूरिफिकेशन करने का काम आता है। तो मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आपके क्लास से ऊपर की बात है, क्लास का जो आपका सिलेबस है। आप सिर्फ ये जानिए कि एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके जरिए कि हम क्या करते हैं कि एंटीजन को प्यूरिफाई करते हैं। दैट्स ऑल। ये क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बताने जाऊंगा तभी 15 मिनट लगेंगे इसमें। दूसरा है डायग्नोस्टिक होता है, बायोसेंसर्स होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि शरीर में जाकर के ये पता करते हैं कि कहाँ कहाँ कैंसर की कोशिकाएं हैं, कहाँ कहाँ क्या है। या फिर एक मरीज के अलग अलग जगह के सैंपल्स रख दिए, उसमें से कौन कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, इसके लिए माइक्रो एरे टेक्निक होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है, बहुत सारी दवाएं हैं जैसे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। मैंने कहा ना कि जो कोई ऑर्गन डोनर होता है, जो अंग प्रत्यारोपण के लिए जो अंग दान में कर देता है और जो अंग को प्राप्त करता है, ग्राही और दाता। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर टिश्यू टाइपिंग में वेरिएशन के कारण क्या होता है कि ऑर्गन रिजेक्शन होता है। मतलब जो रिसीव तो करता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन वो ऑर्गन उसका शरीर, जो रोगी का शरीर है, मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट किया, तो जिस व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया गया है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो किडनी जो है 6 महीने साल भर में काम करना बंद कर देती है। तो उस रिजेक्शन को कम करने के लिए एक दवा है जिसका नाम है म्यूरोनोमैप, है ना, म्यूरोनोमैप। उसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, मतलब हृदय में जो पतली धमनियां हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें क्लॉग वगैरह नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए दवा दी जाती है F60मैप। कैंसर को रोकने के लिए एक होता है रिटुक्सीमैप। उसी तरह इन्फेक्शस डिजीज के लिए होता है। इसके अलावा ड्रग की प्यूरिफिकेशन होता है, टारगेट कैंसर की इमेजिंग कर सकते हैं। ये बायो टेररिज्म को रोकने के लिए भी जैव आतंकवाद जो होता है उसमें काम आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये डायग्नोस्टिक यानी कि रोगों की पहचान में या कई प्रकार के निदान में ये काम आता है। सबसे पहला काम तो ये है कि ये किसी वायरस के इन्फेक्शन को पेशेंट के ब्लड, यूरिन या उसके सीरम के सैंपल से, थूक के सैंपल से उसको पहचाना जा सकता है। इवन की जो कोरोना वायरस के लिए भी RT-PCR नहीं, जो दूसरी टेक्निक काम आती है एंटीजन टेस्ट, उसमें ये काम आता है। उसी प्रकार से प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली जो किट आती है ना, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी काम आते हैं। एलिसा टेस्ट का नाम सुना होगा, जो एड्स की पहचान के लिए होता है, वहां ये काम आता है ना। तो चलिए देखते हैं कि एक तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक स्टिक आती है और खूब सारे विज्ञापन आजकल आते रहते हैं, प्रेगा न्यूज एंड ऑल दैट। तो होता क्या है कि उस स्टिक में क्या होता है कि 2 चैम्बर बने होते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो महिला, अगर उसको ये आशंका है कि वो उसने गर्भ धारण कर लिया है, या वो श्योर होना चाहती है कि उसने गर्भ धारण किया है या नहीं किया है, तो वो इस स्टिक के बॉटम पे उसको अपना यूरिन डालना पड़ता है। यूरिन में क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है तो क्या होता है कि जो भ्रूण का रोपण है, वहां पर से क्या होता है कि वहां पर जो यूट्रस से क्या होता है कि वहां पे ना, मतलब उसको यूट्रस से एक हार्मोन का स्राव होने लगता है ना, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ह्यूमन कोरियोनिक। हाँ, ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है, ये यूट्रस में जहां पर वो ट्रांसप्लांट होता है ना एम्ब्रियो, वहां से स्रावित होते हैं। इसका फिर और काम क्या है ये आप अगले साल पढ़ेंगे। लेकिन ये हार्मोन होता है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन में ये वाला हार्मोन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो यूरिन के यहाँ जैसे देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा कि इसमें कुछ एंटीबॉडी होते हैं, सारे देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एक प्रकार के एंटीबॉडी है जो फिक्स्ड है, वहां पर रोपे हुए हैं, मतलब फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, और दूसरा कुछ मोबाइल एंटीबॉडी होते हैं। ये मोबाइल एंटीबॉडी जो होते हैं एंटी HCG हैं, यानी कि HCG जो हार्मोन है उसके साथ ये
लॉक एंड की तरह बाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर यूरिन में HCG है तो क्या होगा, ये वाला जो अनबाउंड HCG है ना, मोबाइल सॉरी क्या बोल गया मैं, ये जो अनबाउंड एंटीबॉडी है, जो मोबाइल एंटीबॉडी है, उस पर क्या होगा कि ये HCG बाइंड कर जाएगा, और इससे बाइंड करने के बाद फिर क्या होता है, फिर ये बाइंड करता है जो इमोबिलाइज एंटीबॉडी है। ये देखिए दोनों ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के। ये इस पर जैसे ही बाइंड करता है ना, तो इस पे क्या होता है कि इसके बाइंड करने के साथ ही यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो एक्टिवेट होता है और यहाँ पर वो कलरिंग देता है रेड कलर का। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो कलरिंग नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर HCG आएगा तो क्या होगा, ये फ्री वाला एंटीबॉडी जो है इसे ये बाइंड करेगा और बाइंड करके यहाँ पर जो टेस्टिंग जोन है वहाँ पर जो स्टेबल एंटीबॉडी है, इमोबिलाइज है, मतलब स्थिर जो किया हुआ एंटीबॉडी, उसे लगेगा और वहाँ पर एक एंजाइम के एक्शन से ये कलर आ जाता है। ये कलर आ गया। दूसरा जो बाउंड नहीं करता है ना, वो दूसरे तरह के एक इमोबिलाइज एंटीबॉडी से जुड़ता है और फिर वो उसको एक्टिवेट करता है। ये एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये दूसरा वाला चैम्बर ये इंश्योर करता है कि टेस्ट स्टिक प्रॉपर काम करे। यहाँ रेड कलर आया मतलब टेस्ट स्टिक में कोई गड़बड़ नहीं है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़, वो सही काम कर रहा है। यहाँ रेड आता है या नहीं आता है, इससे ये तय होता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर ये ब्लैंक रह गया तो नॉट प्रेग्नेंट, अगर ये कलर यहाँ पर आ गया तो प्रेग्नेंट। तो यहाँ भी देखिए कि आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काम आया। उसी तरह से HIV में क्या होता है कि पिछले वाला जो आपने देखा ना कि एक एंटीबॉडी के ऊपर बीच में एंटीजन था, ये HCG था और उसके दूसरा एंटीबॉडी लगा। ये भी एक एलिसा टेक्निक का ही एक हिस्सा है, एक प्रकार का एलिसा टेक्निक है जिसको हम सैंडविच एलिसा कहते हैं। मतलब दो एंटीबॉडी जुड़े थे ब्रेड में, सैंडविच बनाने में जैसे दो ब्रेड लगते हैं, बीच में कुछ जो भी फीलिंग होती है, तो फीलिंग की जगह एंटीबॉडी था, उसके दोनों तरफ एंटीबॉडी लगे थे। ये वाला जो ये भी एक एलिसा टेक्निक है, इसको हम इनडायरेक्ट एलिसा कहते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई HIV एंटीजन किसी प्लेट में जो एलिसा टेक्निक होती है उसमें लगा दिया जाता है, उस पर पेशेंट का सीरम डाला जाता है। अगर पेशेंट HIV से इन्फेक्टेड है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट, इसमें HIV में एक P24 नाम का प्रोटीन होता है, यहाँ पे अभी दिखाया नहीं गया, वो P24 नाम का प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनते हैं। यही P24 यहाँ लगाया गया। तो ये एंटीबॉडी बनेंगे, तो एंटीबॉडी अगर रहेगा पेशेंट के सीरम में, अगर पेशेंट वायरस से इन्फेक्टेड है, जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में HIV के खिलाफ या P24 के खिलाफ एंटीबॉडी होगा, वो एंटीबॉडी से चिपक जाते हैं। फिर इस पर क्या होता है कि इस पर एंटीबॉडी एक लगाया जाता है, इसमें एक एंजाइम लगा होता है, तो वो वाला एंटीबॉडी इस एंटीबॉडी से जाके लग जाता है। तो एक एंटीबॉडी लगा था, दूसरा एंटीबॉडी लगा, इसमें एंजाइम लगा है। ये लगते ही क्या होता है कि एंजाइम एक्टिवेट होता है और यहाँ पर कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं, इससे कलर आ जाता है। तो पेशेंट सीरम इज पास्ड ओवर द प्लेट जिसमें कि एंटीजन लगा हुआ था। दूसरा एंटीबॉडी जो HIV एंटीबॉडी के प्रति के खिलाफ होता है वो लगाया जाता है। सेकेंड एंटीबॉडी जो एंजाइम होता है, क्रोमाजेन डाई जो है वो जैसे ही कंजुगेट होता है तो वो डाई, अगर यहाँ एंजाइम है तो वो डाई जो है वो दिखेगा नहीं, तो एंजाइम नहीं है तो डाई नहीं दिखेगा। तो ये एंजाइम जो है उसको डीएक्टिवेट करके इस डाई को कलर कर देता है, जिसकी वजह से वो कलर आने की वजह से पता चलता है कि वो पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंटेंस कलर आने का मतलब है कि पेशेंट है। ये एलिसा टेक्निक है, इसको हम इनडायरेक्ट एलिसा कहते हैं। हालांकि आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसको ज्यादा याद आप समझ लीजिए, इसको आपके नॉलेज के लिए। अभी आपके कोर्स के हिसाब से एलिजा पढ़ना आपको है नहीं, अगले साल पढ़े अपन। उसी प्रकार से मैंने कहा कि बहुत सारी दवाएं, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ये दवा है, ये लिम्फोमा कैंसर के लिए है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार की दवाएं हैं। और दो प्रकार की दवाएं आप देखिए, एक ह्यूमनाइज्ड एंटी, और ये जो सारे के सारे जो दवाएं हैं बेसिकली क्या है, सारे के सारे एंटीबॉडी हैं। उसी प्रकार से ये सारी भी दवाएं हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ये भी दवाएं हैं, ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए। कि होता क्या है कि ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन होता क्यों है कि जो HLA प्रोटीन होता है, मान लीजिए कि एक जो दाता है
उसके टिश्यू पर कोई HLA प्रोटीन है जो ग्राही के शरीर में नहीं है, तो उस HLA प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगा। ये म्यूरोमोनाब क्या करता है कि उस HLA जो प्रोटीन है उस पर जाके लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीबॉडी नहीं लगते और फिर वहां पर रिजेक्शन नहीं होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ये दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए म्यूरोमोनाब दिया जाता है, ये सारा काम है। उसी प्रकार से कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप ऐसे समझिए कि मान लो ये कैंसर है, तो कैंसर के लिए पहले क्या किया जाता था, कीमोथेरेपी दी जाती थी। कीमोथेरेपी एक ऐसी दवा होती है, कीमोथेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती है जो साइटोटॉक्सिक होती है, वो शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान करती है। कैंसर की कोशिकाओं को तो मारता है, सही है, लेकिन उससे शरीर की जब हेल्दी कोशिकाओं का नुकसान होता है तो पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। उसको 3-4 दिन तक उल्टियां आती है, भूख नहीं लगता, बाल झड़ जाते हैं, स्किन काला पड़ जाता है, कमजोरी होती है, तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कहा गया कि भाई ऐसा क्यों नहीं करें कि जो कैंसर के जो सेल हैं, कैंसर के सेल पर कुछ खास प्रोटीन तो होते हैं, उन प्रोटीन के विरुद्ध हम एंटीबॉडी बना लें, तो हम और वही एंटीबॉडी हम दवा के रूप में दे दें अंदर। तो वो एंटीबॉडी कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में घूमेगा, लेकिन जा करके अटैच होगा उस कैंसर सेल पर, और उस एंटीबॉडी में हम वो दवा अटैच कर दें जो हम कीमोथेरेपी में देते हैं, मतलब साइटोटॉक्सिक दवा जो हम ऐसे देते थे, वो क्या होगा, एंटीबॉडी से अटैच करके जब हम देंगे ना, तो वो सारा का सारा, वो सारी दवाएं उस कैंसर पर ही जाकर के काम करेंगी, है ना। तो ये मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये तो खैर ये जो स्लाइड है इमेजिंग के लिए, किस प्रकार से हम कैंसर का फोटो लेते हैं, इससे हमारे इमेजिंग टेक्निक जो होती है, जो ये CT स्कैन वगैरह में आ जाता है, उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वैसे तो होते हैं, और आजकल कुछ रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आ गए हैं, पैट स्कैन्स वगैरह में काम आते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो होता है उसमें रेडियो एक्टिव लेवल करके और अंदर डाल दिया जाता है, तो जहां भी जाकर के ये एंटीबॉडी लगता है, वो इमेजिंग जब करते हैं उसको हम CT स्कैन से, तो उसमें ये आ जाता है कि फला फला जगह पर कैंसरस टिश्यू है, ठीक है। तो वो जो हम CT स्कैन के जो प्लेट्स होते हैं उसमें कैंसर टिश्यू की पहचान के लिए काम आता है। उसके अलावा जो ट्यूमर डायग्नोसिस, जैसे मैंने कहा इन विट्रो इन विवो, इसमें काम आता है। ट्यूमर के ट्रीटमेंट में काम आता है, जो मैं अभी कह रहा था, अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कैंसर एसोसिएटेड एंटीबॉडी जो होता है उसमें कोई ड्रग एक्टिवेटिंग एंजाइम लगा होता है, और होता क्या है कि जिससे मान लीजिए कैंसर सेल है, इस पर कुछ टारगेट प्रोटीन है, इसके खिलाफ एक बाइफेजिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लगाया गया, तो क्या एंटीबॉडी जाके वहीं लगेगा, और इस पर एक दूसरे में एंजाइम लगा है। ये एंजाइम क्या करेगा कि जैसे इस पर लगेगा तैसे ये एंजाइम जो है वो क्या करेगा कि जो ड्रग्स है उसको एक्टिवेट करके इस कोशिका को मार देगा, है ना। ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट सिर्फ कैंसर सेल पर ही आएगा, दूसरे पर नहीं आएगा। ये देखिए, इसको हम इम्यूनोटॉक्सिन्स कहते हैं कि ये टॉक्सिन लगा हुआ है, और ये एंटीबॉडी जाके कैंसर सेल पर लगेगा और जो टॉक्सिन पीछे लगा हुआ उस सेल को मार देगा। तो इस तरह की टेक्निक, हालांकि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित ये टेक्निक हुई नहीं है, इस पर काम चल रहा है कुछ इनिशियल स्टेज में, कुछ हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ कैंसर का इलाज होता है वहाँ करते हैं, लेकिन इसमें टेक्निक और रिफाइन होना जरूरी है। उसके बाद एक चीज होती है ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी। आपने देखा था कि जो हाइब्रिडोमा बनाना, हाइब्रिडोमा कहाँ से लिया, जो बी सेल लिया था वो चूहे से लिया था। तो चूहे से जब बी सेल लिया और उससे जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना करके अगर हम दवा के रूप में शरीर के में देंगे, तो क्या होगा, चूंकि वो चूहे के शरीर का एंटीबॉडी है, तो वो हमारे शरीर के लिए फॉरेन प्रोटीन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें आदमी में एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया कि वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जाता है उसको ऐसे इंजीनियर किया जाता है ज्यादातर पार्ट ह्यूमन रहे, सिर्फ जो आगे आइडेंटिफाई करने वाला जो पार्ट होता है वो माउस का हो। तो ऐसे को हम काइमेरिक या ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी कहते हैं। इसमें जो माउस के एंटीबॉडी में ज्यादातर ह्यूमन एंटीबॉडी का पार्ट लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये काइमेरिक एंटीबॉडी है, इसमें ये पार्ट जो है ये ह्यूमन पार्ट है, और ये जहां से ये पहचान करता है ट्यूमर की या किसी एंटीजन की पहचान करता है वो माउस का होता है। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर करके ये बनाए जाते हैं।
फ्यूचर यूज क्या है? रिक्सीबाक्यूमेब ये क्या करता है कि जैसे कि बायो टेररिज्म में क्या होता है कि जो जैव आतंकवाद होता है उसमें क्या होता है कि किसी दुश्मन देश का खर्चा बड़ा कम होता है, उसको बम नहीं फोड़ना होता, उसको न्यूक्लियर अटैक नहीं करना होता, है ना, उसको कहीं क्या कहते हैं फायर आर्म से हमले नहीं करने होते। वो क्या करता है कि वहां के जो जहां से वाटर सप्लाई हो रहा है पानी का, उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया, या फिर वहां के हवा में एंथ्रेक्स फैला दिया, या मान लो कि जैसे कहते हैं कि चाइना ने जो है वो ये अफवाह है, पता नहीं सच्चाई कितनी, ये जो कोविड-19 वाला वायरस है ये चाइना के वुहान लैब में डेवलप करके इसको छोड़ दिया गया दुनिया में, है ना। तो ये चीजें जो होती है इसको हम कहते हैं जैव आतंकवाद। जब आप किसी भी जैविक पैथोजन को इंजीनियर करके सिस्टमेटिकली आप किसी दुश्मन देश के या में आप छोड़ देते हैं ताकि वहां की जो जनसंख्या हो वो प्रभावित हो जाए, इसको हम जैव आतंकवाद कहते हैं। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए बैसिलस एंथ्रेसिस, ये एंथ्रेसिस जो होता है ये क्या करता है, बहुत खतरनाक वाला निमोनिया पैदा करता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट मर जाता है, ठीक है। तो इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाया गया है कि ये अगर एंटीबॉडी जैसे जैसे अटैक होगा, आदमी जैसे एक्सपोज होगा, उसको ये वाला एंटीजन दे दिए तो उसका असर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोटेररिज्म के लिए रिक्सिका नाम भूल गया मैं, रिक्सीबाक्यूमेब ये वाली जो दवा है, या दवा नहीं बल्कि बेसिकली MAB चूंकि लगा हुआ है तो एंटीबॉडी है, और ये क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे बायो एक्टिव एजेंट जो बायोटेररिज्म में या ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में काम आते हैं उसके खिलाफ भी ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू उसके एंटीडोट निकाले जा रहे हैं, उसका उपाय निकाला जा रहा है। और ये FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है उसने 2012 में इसको अप्रूव भी कर लिया एंथ्रेक्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ जान गए। हाँ, ये जो है ये मैं कल आपको कह रहा था कि मैंने एक कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की किताब में कोर्स बुक में चैप्टर लिखा था, ये मेरे द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने की विधि और उपयोगिता है। तो प्राप्त करने की विधि तो आपको पता ही है कि हाइब्रिडोमा टेक्निक है ना। तो देखिए ये पहले प्रस्तावना है, फिर इसमें देखिए ये हाइब्रिडोमा टेक्निक का विवरण है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है ये समझाया गया है इसको हिंदी में, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसका स्कैन में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ तो ये समझाया गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ये एक्चुअली इसको आप देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर ये वाला वो पाथवे है जो कल हमने आपको बताया था, ये डी नोवो पाथवे है और ये साल्वेशन पाथवे है। आप देखिए कि हाइपोजेंथिन नहीं होगा, का IMP नहीं बनेगा, जिससे ग्वानिन नहीं बनेगा, एडनिन नहीं बनेगा, थायमिन नहीं होगा, थायमिडीन काइनेज नहीं होगा तो थायमिडीन नहीं बनेगा, है ना, थायमिन नहीं बनेगा, और ये AMP नहीं बनेगा तो फिर ये साइटोसिन वगैरह नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब जब एमिनोप्टेरिन आप दे देते हो तो ये वाला पाथवे तो बंद हो जाता है, और हाइपोजेंथिन है तो अगर HGPRT एंजाइम काम कर रहा है तो इस पाथवे से न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, DNA का रेप्लिकेशन होगा और कोशिकाएं माध्यम में ग्रो करेंगी। इसको डिटेल में समझाया गया है, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। ये वाला वो टेक्निक है जो अभी हम बताते आ रहे हैं, ये माइलोमा कल्चर है, ये क्या कहते हैं, ये बी सेल एक्टिवेटेड बी सेल है। आगे एक क्लोनी प्रतिरक्षी के अनुप्रयोग मैंने हालांकि बहुत डिटेल में आपको स्लाइड्स में बता दिया गया है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे उतनी बातें नहीं लिखनी। ये जितने पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं इसी को आप शॉर्ट करके लिख लीजिए तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि नोट्स में आप उतनी बातें नहीं लिख सकते, ना ही आपको जितने यूज मैंने बताए हैं उसके सबके प्रोसीजर भी समझ में आया होंगे, क्योंकि अभी आप सेकेंड ईयर में हो, बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी है। उसके बाद ये अभी मैं बात कर रहा था ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी की, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा है यहाँ पर। और ये बताया गया है कि ये ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी का ही पार्ट है। तो इसके साथ ही ये हाइब्रिडोमा टेक्निक मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
अगर आपको हाइब्रिडोमा टेक्निक आए तो उतनी ही बातें लिखनी है जो कल हमने आपको बताया था, या अगर इसका नोट बना लिया तो सिर्फ हाइब्रिडोमा तकनीक की बात करनी है और उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का थोड़ा सा परिचय देना है। जब अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का अनुप्रयोग आए तभी ये लिखना है, ऐसा नहीं कि हाइब्रिडोमा आया और आपने पूरा छाप दिया उसमें। आपको क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आता है तो ये पहले तय कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, हमें कितना लिखना है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लिखने से ये समझ में आता है कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए, फिर लिखिए। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि अब आपको कल से समर वेकेशन या गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो इसलिए आप क्लासेस के हो सकता है मैं रोज आपको वीडियो अपलोड नहीं कर सकूं, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को क्लास में, आप अगर मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे तो वो मैं उस पर लेक्चर एक अपलोड कर दूंगा। और अगर आप कहोगे तो बिल्कुल जैसे अपन गूगल मीट पे या जूम पे अपन क्लास भी अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आपकी समस्याओं को मैं का निदान में कर सकूंगा। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।